ठहरो मत, अपने जुनून को उफान दो, वक्त आ गया है खुद के सपनों को उड़ान दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव और एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर खबरें अब तक। आज सबसे पहले बताएंगे उस जबरदस्त आर्किटेक्ट के बारे में जिसने मिट्टी से बनाया है एसी, और उसके बाद बताएंगे क्या है बीजेपी का मिशन दक्षिण भारत, और आखिर में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनावों के गोलमाल पहलू से भी आपको करवाएंगे रूबरू। इन सभी खबरों पर होगी चर्चा विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस आला कमान पर बोला तीखा हमला का मोदी जी में ज्यादा इंसानियत। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ने को लेकर कई वजह गिनाई हैं। आजाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। बीएसपी चीफ मायावती ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। कांग्रेस की गुटबाजी फिर उभरी। सीएम की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री से उलझे रघु शर्मा। राजस्थान में एक और लंपी वायरस का कहर जारी है तो दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी भी चरम पर पहुंच चुकी है। उद्धव ठाकरे की सीएम एकनाथ शिंदे को चुनौती, बोले हम असली शिवसेना। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल जरूर हो चुके हैं, लेकिन शिवसेना पर वो अपनी पकड़ कमजोर करना नहीं चाहते हैं। अमित शाह का बिहार दौरा हुआ फाइनल, अगले महीने होगी रैली शुरू। बिहार मिशन की तैयारी पिछले महीने ही शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने बिहार दौरे पर आने वाले हैं। हेडलाइंस के बाद हम बढ़ते हैं हमारी वायरल वीडियो की तरफ। हार्दिक पांड्या कल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए रोमांचक मुकाबले के हीरो बनकर उभरे हैं। गेंद और बल्ले दोनों से ही उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिल गया। मैच के आखिरी ओवर में एक बॉल डॉट हो गई थी और भारतीय फैंस के खेमे में सन्नाटा पसर गया था। क्रीज पर मौजूद पंड्या ने इसके बाद भी पूरा संयम दिखाया और वो बेहद रिलैक्स मूड में थे। स्टार ऑलराउंडर का ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने भी ये वीडियो जरूर देखा होगा। देखा जाए तो मुकाबला काफी रोमांचक स्थिति में आ गया था। ऐसे में डॉट बॉल होना भारतीय फैंस के लिए थोड़ा निराशाजनक था। हालांकि पंड्या अपना काम बखूबी समझते हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही थी। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 7 रन की जरूरत थी। पहली गेंद पर मोहम्मद नवाज ने रविंद्र जडेजा को आउट कर दिया था। इसके बाद दिनेश कार्तिक बैटिंग के लिए आए और दूसरी गेंद पर एक सिंगल चुराया और अब क्रीज पर सेट बैट्समैन पंड्या ही थे। तीसरी गेंद पर उन्होंने कोई रन नहीं लिया, लेकिन उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो इरादे बताने के लिए काफी थी। आखिरकार उन्होंने छक्का लगाकर अगली ही गेंद पर टीम इंडिया की जीत पक्की कर दी और भारतीयों के लिए खुशी का माहौल बना दिया। इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी पहली खबर का। अगर आप गांव कस्बों के रहने वाले लोगों को जानते हैं तो आपने देखा होगा कि 90 के दशक तक गांव में लोग खपरेल के घरों में रहते थे। दीवार लकड़ी या फिर फूस की बनी होती थी। इस पर मिट्टी का लेप भी लगा होता था। खपरेल की मिट्टी से ही बनता है, जिसे हम टेराकोटा भी कहते हैं। खास बात यह है कि गर्मी के दिनों में इस तरीके के घरों में गर्मी नहीं लगती है। हालांकि गांव अब बदल चुके हैं। शहरीकरण के बाद अब ये बातें पुरानी हो गई हैं। अब हम एसी वाले कमरों में रहने के आदी हो चुके हैं। इससे हमारी सेहत तो बिगड़ती है ही, साथ ही पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है। ऐसे में हम अगर आपसे कहें कि मिट्टी की एसी से इन दोनों तरीके की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ये कैसे हो सकता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक आर्किटेक्ट का कमाल, बनाया मिट्टी का एसी। ना बिजली का मोटा बिल, ना पर्यावरण को नुकसान। गर्मियों में नहीं पड़ेगी महंगे एसी की जरूरत। मजदूरों को पसीने से सनाते एक आर्किटेक्ट को आया ख्याल। जानिए कौन है मोनिश सिरपिरायू, जिनका मिट्टी का एसी है कमाल।
सालों से हम भारतीय घरों को ठंडा रखने के लिए खस की चादर और मिट्टी की लिपाई का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन पक्के घरों में इन पारंपरिक विधियों का उपयोग नहीं होता है। अब तो कुछ गांवों में भी एसी का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन एसी से जितनी ठंडक घर के अंदर होती है, बाहर का तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में तो इन कृत्रिम संसाधनों से बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ जाती है। इन समस्याओं को ही ध्यान में रखकर दिल्ली के आर्किटेक्चर फर्म एंड स्टूडियो के मोनिश सिरिपिराउ ने एक बेहतरीन कूलिंग सिस्टम तैयार किया, जो कि बिल्डिंग की एयर कंडीशनर पर हमारी निर्भरता को कम करने में मदद करता है। उन्होंने टेराकोटा और पानी का उपयोग करके कूलेंट का आविष्कार किया। ठंडक के लिए इस तरीके की प्रणाली का इस्तेमाल भारत, ईरान, मिस्र और सऊदी अरब सहित दुनिया भर में कई जगह किया जाता है, जिसे उन्होंने एक नया रूप दे दिया। साल 2015 में उन्होंने सबसे पहले कूलेंट डिजाइन किया, जिसके बाद उन्होंने 2 साल तक इसे बनाकर छोड़ दिया, लेकिन 2017 में इस डिजाइन को कई जगहों से सराहना मिली। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लांट यानी कि ICAP ने भी मोनिश के बनाए हुए इस कूलेंट सिस्टम को पर्यावरण के लिए बेहतर बताया। मोनिश कहते हैं, ये कूलर और मिट्टी के घड़े का मिश्रण है, जिससे हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर 30% तक एयर कंडीशनर का लोड कम कर सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से एसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन लिविंग एरिया और कैफे जैसी जगहों पर हम इसे इस्तेमाल करें तो बिजली की खपत को 30 से 40% तक खत्म किया जा सकता है। राजस्थानी और गुजराती जाले वाले घरों में क्रॉस वेंटिलेशन को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। मोनिश ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली से ग्रेजुएशन और कैटलोनिया स्पेन से रोबोटिक्स एप्लीकेशन की पढ़ाई की है। वो एंट स्टूडियो नाम से एक फर्म भी चलाते हैं, जहां उनके पास कलाकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक और डिजाइनर्स की एक टीम है। कूलेंट को डिजाइन करने में उनकी पूरी टीम ने उनका साथ दिया था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अल्टरनेटिव ऑफ एयर कंडीशनर यानी कि कूलेंट बनाने का ख्याल मोनिश के मन में आया कैसे? मोनिश साल 2015 में नोएडा के डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे थे। उन्हें शुरू में एक डीजल जनरेटर सेट के सामने 8 पीस बनाने को कहा गया। जब वो साइट पर गए तो उन्होंने देखा कि डीजी सेट के रेडिएटर के संपर्क में आने वाले लोगों को काफी गर्म हवा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ बनाने के बारे में सोचा जो इन गर्म हवाओं को ठंडी हवा में बदल सके, और इस तरीके से ये नया और बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार हो गया। उन्होंने इसे 800 छोटे सिलेंडर के आकार के घड़ों के साथ बनाया था, जिसके बाद उस जगह का तापमान 30% तक कम हो गया था। और देखा जाए तो आज कूलेंट की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। मोनिश ने साबित कर दिया कि एक नई सोच और एक नया पहलू जीवन में आगे बढ़ने के आसार के साथ साथ कुछ ऐसा करने को भी प्रेरित करता है जो दुनिया में एक नई पहचान बना ले। देखा जाए तो वाकई हम गर्मी से बचने के लिए अपने घरों को ठंडा बनाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। एसी बढ़ते तापमान के साथ गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ जाती है। नतीजा, बिजली बिल की मोटी रकम हमें चुकानी पड़ती है। इन समस्याओं के मद्देनजर दिल्ली के आर्किटेक्ट मोनिश का ये कूलिंग सिस्टम वाकई जबरदस्त है। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और मिशन मोड में आ चुकी है। इस बार भाजपा का फोकस दक्षिण भारत के उन राज्यों पर है जहां आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। भाजपा के मिशन दक्षिण भारत के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि भाजपा उत्तर भारत के राज्यों में सैचुरेशन में आ चुकी है। भाजपा ने अपने मिशन साउथ के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति पर काम करना शुरू भी कर दिया है। हाल में ही राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले चारों लोग दक्षिण भारतीय ही हैं। साथ ही साउथ में भाजपा के बड़े नेता लगातार साउथ के बड़े कलाकारों से भी मिल रहे हैं। ये सब बातें भाजपा के मिशन साउथ की ओर इशारा करती हैं। देखिए रिपोर्ट और समझिए कि कैसे साउथ के स्टार्स की बदौलत भाजपा साउथ की सत्ता पर करना चाह रही है कब्जा। साउथ के सुपरस्टार क्यों आ रहे हैं बीजेपी के करीब? निकाले जा रहे हैं अमित शाह और जूनियर NTR की मुलाकात के सियासी मायने। क्या इलैया राज और विजेंद्र भी है बीजेपी की रणनीति का हिस्सा? जानिए क्या है बीजेपी का 2024 के लिए मिशन साउथ।
भारतीय जनता पार्टी की मिशन साउथ की इस वक्त खूब चर्चा है। बीजेपी का फोकस इस वक्त साउथ के राज्यों पर है। अगले साल कर्नाटक और तेलंगाना इन दो राज्यों में चुनाव है। कर्नाटक में जहां बीजेपी सत्ता में है तो वहीं तेलंगाना के लिए पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में 1 महीने पहले हुई और हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दक्षिण के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात की काफी चर्चा हो रही है और इसके अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अमित शाह और जूनियर एनटीआर की मुलाकात भले ही 15 मिनट की रही हो, लेकिन इसको लेकर कई प्रकार की चर्चाओं का बाजार अब भी गर्म है। दक्षिण भारत से ज्यादा राज्यों में पार्टी की पहुंच बनाने की रणनीति के हिस्से के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन राज्यों में पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने में जुटी है। साउथ मूवी स्टार, खेल से जुड़ी हस्तियां और दक्षिण भारत के प्रभावशाली लोगों के साथ बीजेपी की बड़े नेताओं की मुलाकात जारी है। हाल में ही संगीतकार इलैयाराजा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इलैयाराजा वो फिल्म संगीतकार हैं जिन्होंने हाल में ही पीएम मोदी पर तैयार एक किताब की प्रस्तावना लिखी है। इसमें उन्होंने मोदी और अंबेडकर में कुछ समानताओं का जिक्र किया है। इलैयाराजा दक्षिण भारत के चर्चित फिल्म संगीतकार, सिंगर और गीतकार हैं। तमिल सिनेमा के साथ साथ तेलुगु सिनेमा में भी उन्होंने काफी योगदान किया है। इसके अलावा केवी विजेंद्र प्रसाद भी उच्च सदन पहुंच चुके हैं। केवी विजेंद्र प्रसाद हिंदी सिनेमा के महान राइटर्स माने जाते हैं। वो मशहूर साउथ फिल्म डायरेक्टर एस राजामौली के पिता भी हैं। विजेंद्र प्रसाद हाल में ही आंध्र प्रदेश आरएसएस कार्यालय पहुंचे थे और संघ की ओर से किए जा रहे सामाजिक कार्यों पर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की थी। चर्चा ये भी है कि शाह और जूनियर एनटीआर की मुलाकात के पीछे वही थे। देखा जाए तो जूनियर एनटीआर और राजनीति का काफी पुराना रिश्ता है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और तेलुगु सिनेमा के बड़े स्टार एनटी रामाराव के पोते हैं। टीडीपी के संस्थापक दिवंगत एनटी रामाराव के पोते जूनियर एनटीआर ने 2009 के चुनावों में सक्रिय रूप से टीडीपी के लिए प्रचार प्रसार किया था और उसके बाद राजनीति से दूरी बनाई। अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। तेलंगाना के बीजेपी के एक बड़े नेता का कहना है कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की साउथ की फिल्मी और खेल की कई हिस्सों के साथ मुलाकात होनी है। पार्टी नेताओं की लगातार मीटिंग चल रही है। तेलंगाना से आने वाले और बीजेपी मध्य प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं की कई लोगों के साथ मीटिंग हुई है। ये गुडविल बिल्डिंग एक्सरसाइज है। देखा जाए तो फिल्मी हस्तियों का प्रभाव साउथ में जितना आम लोगों पर है उतना शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले और बीजेपी इसी का फायदा उठाना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि वो इससे पीछे नहीं हट सकती और अगर उसने साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में अपने हाथ जमा लिए तो बीजेपी को जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि साउथ में इन फिल्म स्टारों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बाहुबली स्टार प्रभास के साथ भी बीजेपी के अच्छे रिश्ते हैं। प्रभास कृष्णम राजू के भतीजे हैं, जिनकी गिनती टॉलीवुड के बड़े कलाकारों में होती है। एक वक्त उनकी तुलना बॉलीवुड के शत्रुघ्न सिन्हा से भी की जाती थी। 1998 में वो बीजेपी के टिकट पर आंध्र के कानीनाडा लोकसभा सीट से चुनाव भी जीत चुके हैं। टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन था उस वक्त। बाहुबली की सफलता के बाद प्रभास और पीएम मोदी की भी मुलाकात हुई थी। हालांकि इन दोनों मुलाकातों का सिर्फ राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जा सकता, लेकिन फिर भी संभावनाओं का खेल राजनीति में जरूर चलता है। अगर बीजेपी इन बड़े स्टार्स को अपने काबू में ले लेती है या फिर अपने अंदर शामिल कर लेती है तो बीजेपी के लिए यकीनन साउथ का रास्ता आसान हो जाएगा। देखा जाए तो भाजपा चाहे जो भी रणनीति बना ले, लेकिन साउथ की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि साउथ एक ऐसा एरिया है जहां भाजपा की पकड़ हमेशा से कम रही है। इसीलिए दक्षिण के राज्य भाजपा के लिए अग्निपथ से कम नहीं है, जिस पर बढ़ना कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है। फिलहाल भाजपा इस पर काम कैसे कर पाती है और कितना सफल होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हम इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। रविवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई और 17 अक्टूबर को वोटिंग कराने का फैसला भी ले लिया गया।
इसी के साथ 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और रिजल्ट का ऐलान भी हो जाएगा। इसी दिन किया जाएगा और मिल जाएगा आपको कांग्रेस का नया अध्यक्ष। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और समझिए कैसे कांग्रेस अब रणनीति पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस में छिड़े घमासान के बीच हुई अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा। जानिए कब मिलेगा कांग्रेस को पार्टी का नया अध्यक्ष। जानिए क्यों नहीं थम रहा कांग्रेस पार्टी में इस्तीफा देने का दौर। वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कांग्रेस पार्टी इन दिनों एक तरफ पार्टी से दूर होते जा रहे वरिष्ठ नेताओं को लेकर असमंजस में है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर गहन विचार विमर्श करने के बाद भी फाइनल नाम पर मोहर नहीं लग पा रही है। कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता और पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की सभी इकाइयों से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, तो कांग्रेस के ही कई नेताओं ने उन्हें अवसरवादी तक बता डाला, जबकि गुलाम नबी आजाद ने तो राहुल गांधी को अपरिपक्व तक बताया और कहा कि पार्टी के भीतर तो उनके सुरक्षा गार्ड तक फैसला ले लेते हैं। इसी बीच कांग्रेस अपना अगला चुनाव यानी कि अगला अध्यक्ष चुनने की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट पर सवाल उठा दिए हैं। आनंद शर्मा ने पिछले दिनों ही कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि उन्हें लगातार अलग थलग रखे जाने से और अपमानित करने के कारण वो ये कदम उठा रहे हैं। हालांकि इसी बीच बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया। अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और इसकी अधिसूचना 22 सितंबर को जारी होगी। 19 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान भी हो जाएगा। आनंद शर्मा ने रविवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए और पूछा कि पार्टी के संविधान के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है या फिर नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे खारिज करते हुए कहा कि बैठक में किसी ने भी कोई सवाल या संदेह खड़ा नहीं किया है। सूत्रों की माने तो पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री की ओर से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित कार्यक्रम रखे जाने से पहले आनंद शर्मा ने दावा किया कि उन्हें शिकायत मिली है कि निर्वाचन सूची को अंतिम रूप देने के लिए ना तो कोई ऑनलाइन बैठक हुई और ना ही प्रत्यक्ष उपस्थिति वाली कोई बैठक हुई। फिलहाल कांग्रेस के भीतर मचे घमासान से एक बात तो साफ हो गई है कि पार्टी अब जल्द ही अपने अध्यक्ष पद के लिए नाम का ऐलान कर देगी। एक तरफ जहां पार्टी के बाहर जाने वाले नेताओं का सिलसिला थम नहीं रहा है, तो वहीं पार्टी के भीतर के नेता भी अब कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। धीरे धीरे सभी वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। G23 में आनंद शर्मा के साथी रहे गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर अपरिपक्व और बचकाने व्यवहार का भी आरोप लगाया था, तो वहीं कांग्रेस ने उन पर पलटवार करते हुए पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाया था और कहा था कि उनका DNA मोदी मैं हो गया है। रविवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान भी अलग ही नजारा देखने को मिला। G23 ग्रुप के सदस्य और सीनियर नेता आनंद शर्मा ने मीटिंग में इस बात पर ऐतराज जताया कि पार्टी में निचले स्तर पर पदाधिकारियों के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के संविधान के आर्टिकल 8 से लेकर 13 में कहा गया है कि कांग्रेस की सभी प्राइमरी कमेटियों, बूथ, ब्लॉक और जिला कमेटियों में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में सोनिया गांधी से दखल देने की मांग की गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि लंबे वक्त से चल रहे कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कौन संभालता है। तो ये तो थी खबरें, अब तक की खास खबरें, लेकिन इनके अलावा कल से लेकर आज तक नोएडा का ट्विन टावर खूब सुर्खियां बटोरता रहा। देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भ्रष्टाचार का चेहरा बने नोएडा के ट्विन टावर रविवार को गिरा दिए गए। पर ये सवाल छोड़ गए हैं कि अकेले इन टावर के गिरने से क्या देश का भ्रष्टाचार रुक जाएगा? देश की जड़ तक समा चुके भ्रष्टाचार पर क्या कोई रोक लग सकेगी? क्या भ्रष्टाचारी इससे सीख लेंगे?
जिस देश में संसाधनों की भारी कमी है, क्या उस देश में इन टावर का प्रयोग स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सालय और शिक्षा के लिए नहीं हो सकता था? उधर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इन टावर के दूसरे जनहित में प्रयोग करने पर विचार किया जा सकता था। देखा जाए तो प्रतिक्रिया तो आएंगी ही और आनी भी चाहिए। यह जरूरी है कि टावर गिराने की जगह अगर न्यायालय इसके किसी दूसरे प्रयोग पर विचार करता तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। लेकिन आने वाले समय में ऐसे मामलों में इस तरीके से सोचा जरूर जा सकता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।